क्यों लड़िया त्वे देख की आंदी मनमा तेरो मेरो साथ छयो पहला जन्मा। क्यों लड़िया त्वे देख की आंदी मनमा तेरो मेरो साथ छयो पहला जन्मा। छाजा में बैठी के खोटी हलकाड़ी हाथ मोबाइल धो पहले ही लाड़ी तेरे नाक न तू का झाला घुघुती पांगरी का डाला घुघुती ले घूर घुरांदी घुघुती ले पूरे उड़ांदी घुघुती क्या टक लगांदी घुघुती क्या रांद पिंगांदी घुघुती क्या देश की होली घुघुती क्या देश आई घुघुती किंगरी का झाला होए होए। नमस्कार दगड़ियों, मैं हूं उत्तराखंड की नौनी और आज हम हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ जो उत्तराखंड के मशहूर सिंगर है, लेकिन उन्होंने अपना करियर थिएटर से शुरू किया है। जी हाँ, बतौर अभिनेता प्लेबैक सिंगिंग उन्होंने की है और कॉलेज टाइम में उनकी सिंगिंग इतनी मशहूर थी कि एक बार उनके एक प्रोफेसर बीपी श्रीवास्तव जी ने उनकी सिंगिंग से खुश होकर उन्हें 30,000 रुपये दिए थे, जिससे उन्होंने अपना पहला एल्बम निकाला था। जी हाँ, किंगरी का झाला घुघुती आप सभी की जुबान पे गाना आज भी चढ़ा रहता है। तो किशन महिपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। तो किशन जी, जैसा कि आप बद्रीनाथ के इंद्रधारा गांव के, मतलब एक छोटे से गांव के भोटिया परिवार से बिलोंग करते हैं, वहीं आप पले बड़े, तो कितना मुश्किल था आपके लिए ये सफ़र? देखिए, वो तो सोचा ही नहीं था कि मैं कभी यहाँ तक पहुँचूँगा, कि मतलब मैं सिंगर बनूँगा या इस टाइप का कुछ ऐसा। और यहाँ तक कि आप ये मान के चलो, जब तक बीकॉम किया तब तक मैंने कभी सोचा भी नहीं मैं करूँगा क्या, क्योंकि तब तक अपने ही बारे में सोचते थे, फैमिली के बारे में सोचते थे। और ये लाइन तो बहुत ही, हाँ मैं गाता ज़रूर था दोस्तों के साथ, शादी बारात में दोस्त बोलते थे गाओ, और उनको अच्छा लगता था मेरा गाना। हिंदी गाता था ज़्यादातर, ये कैलाश खेर जी के गाने हो गए, नुसरत फ़तेह अली खां के गाने, तो शादी बारात में गाड़ियों की छत में हम लोग गाते थे। लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि मैं प्रोफेशनल सिंगर बनूंगा और ये मेरा शौक़, मेरी आजीविका बनेगी। लेकिन पहले तो हमें लगता था कि हमारे बस की बात नहीं, बहुत दूर है, कि मतलब ये सिंगर बनना ना हमारे बस के, हम लोग गरीब लोग हैं और ये हमारे लिए सपना है, बस ठीक है ये। लेकिन जब गायकी शुरू करी या जब इंडस्ट्री में पाँव रखा, तब धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ते गए, रास्ते खुलते गए। कभी कभी लगता है कितना आसान था, कभी कभी जो 21 साल का सफ़र है ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं, मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया। लेकिन कभी ढंग से सोचो तो वो 21 साल का सफ़र ऐसा लगता है कि इतना स्ट्रगल किया हमने। और 2000 से लेकर 2010 तक 10 साल मैंने ऐसा स्ट्रगल किया है, जबकि मेरे 3 एल्बम आ चुके थे, लेकिन तब तक मैंने स्टेज प्रोग्राम ही नहीं किया। आते ही नहीं तो मुझे पहचाना नहीं लोगों ने कि कोई, हाँ चमोली के लोग जानते थे, ज़्यादा से ज़्यादा रुद्रप्रयाग के लोग जानते थे, लेकिन रुद्रप्रयाग से नीचे तो मेरा नाम ही नहीं था कहीं, ना स्टेज। और उधर छोटे मोटे हम लोग कार्यक्रम थिएटर करते थे, मिलता था यार एक हमारे यहाँ इधर का कोई गायक है उसको बुलाओ, तो छोटे मोटे अपने घर गांव के कार्यक्रम करते हैं। लेकिन एक प्रोफेशनल लेवल पर कार्यक्रम 10 साल तक स्ट्रगल करना ना, तब सोच के आज हमें 1 महीने में अगर हमें 2 प्रोग्राम भी नहीं मिलते ना तो दिमाग ख़राब हो जाता है कि यार काम क्यों नहीं मिल रहा है। लेकिन 10 साल तक जब काम नहीं मिला और हम इसी लाइन में स्ट्रगल कर रहे, तो वो सोच के बड़ा एक अनोखा एक फील ऐसा होता है कि वो उस टाइम को याद करके ऐसा लगता है हमें तो पता ही नहीं चला। लेकिन हम स्ट्रगल जब आदमी करता है तब पता नहीं चलता आदमी को कि वो स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन जब स्ट्रगल से बाहर आके कुछ नया मुकाम पे आता है, उसे कुछ फल मिलता है मेहनत का, तब उसे पता चलता है कि स्ट्रगल क्या चीज़ है। तो बहुत मुश्किल सफ़र भी है, क्योंकि आप अगर ना अच्छे गायक, अगर पब्लिक आपको मानती है तो आपको उनके उम्मीदों पे खरा उतरना भी पड़ेगा। आपको वो आपने एक गाना हिट दिया तो फिर दूसरा उससे ज़्यादा हिट देना पड़ेगा, फिर तीसरा उससे ज़्यादा। ये सिलसिला जो है ज़िंदगी भर जब तक आप गा रहे हो तब तक ये स्ट्रगल ही है। और आज भी हम स्ट्रगल है। उस समय खाने पीने का स्ट्रगल था, फिर बीच में अपने आप को साबित करने का स्ट्रगल था। उत्तराखंड मैं एक सिंगर हूँ, अपने आप को साबित करना उत्तराखंड में, वो एक स्ट्रगल था। आज मैं अपने आप को अगर साबित कर चुका हूँ कि मैं गा सकता हूँ, लेकिन अब मुझे वहाँ पे बने रहना ये भी एक स्ट्रगल है। तो ये स्ट्रगल शुरू बचपन से लेकर आज तक चलता ही आ रहा है और चलता ही रहेगा।
आपने स्ट्रगल की बात की और ख़ास करके आपने पीजी भी अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में की है। आप मतलब ऐसा कोई सिंगिंग का कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं रहा। और आजकल के दौर में हम देखें तो आजकल के यूथ बहुत जल्दी हौसला छोड़ देते हैं। तो आप लोगों के स्ट्रगल में और आजकल के इनके स्ट्रगल में कितना फ़र्क आया है? देखिए, अगर मैं अभी वही क्वेश्चन आपने किया था कि मैंने 10 साल स्ट्रगल किया तब जाके मुझे स्टेज प्रोग्राम मिला। तो 10 साल का स्ट्रगल लगाओ और आज की डेट बताओ क्या है। आज की सोशल मीडिया, आप एक गाना गाओ रात तो रात हिट हो जाते हो, आप दूसरे दिन पूरे वर्ल्ड में फैल जाता है कि ये लड़का जो है इसने ये गाना गाया। तो वो एक दिन का स्ट्रगल और 10 साल का स्ट्रगल कहीं मायने नहीं रखता है। अब मैंने देखे भी हैं कि अगर रातों रात कोई स्टार होता है ना, तो उसके बाद मैंने कई ऐसे, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, कई इंडस्ट्री में देख लीजिए 2-3 साल पहले वो कहाँ मुकाम पे पहुँच गए थे और आज वो कहाँ गिर गए फिर से। तो वो 1-2 दिन का सफ़र, 1-2 महीने का जो स्ट्रगल होता है ना, वो यूँ जाता है यूँ आता है, क्योंकि वो कहानी अलग है स्ट्रगल की, वो स्ट्रगल अलग है। और आजकल के लड़कों की मैं बात नहीं करूँ, बहुत अच्छे लड़के हैं जो सिंगर बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा उनके अंदर है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और गायकी तो वो सीख के आ रखे हैं, हम लोग तो सीखा नहीं गए, वो सीख के आ रखे हैं। तो एक फोक के साथ जो क्लासिकल का मिक्स करते हैं, वाह मज़ा आ जाता है उनको सुन के। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं ना कि तुक्का बोलते हैं जिसको, कुछ लोग तुक्के में यूँ जाते यूँ जाते, तो वो उसको मैं स्ट्रगल नहीं मानता, वो किस्मत मानता हूँ। उसको इतना देर चमकना था, है ना, तो वो अलग चीज़ है। आजकल के बच्चे का स्ट्रगल और जो पुराने लोग हैं उनका स्ट्रगल, दोनों डिफरेंट है। जी, शायद यही वजह है नरेंद्र सिंह नेगी जी के बाद मॉडर्नाइज सिंगिंग में हमारे किशन महिपाल जी का नाम लिया जाता है। तो ये जो आजकल के दौर के यूथ हैं, कहीं ना कहीं क्या इनको कोई ट्रेनिंग देने की भी ज़रूरत है? आजकल की जो आप देख रहे हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, कोई परिधान के लिए बोल देता है तो कोई फिल्म इंडस्ट्री को बेकार बोल देता है। तो कहीं ना कहीं क्या इनके लिए कोई ट्रेनिंग सेशन रखने चाहिए? आप लोगों ने तो बेसिक शिक्षा और 10 साल के स्ट्रगल में सब चीज़ें सीखी, लेकिन रातों रात के स्टार्स के लिए क्या होने चाहिए ऐसे नियम कि वो अपनी संस्कृति का सम्मान करें? आजकल की क्या है, युवा पीढ़ी में क्या है कि वो सोचते हैं कि हम लोग जो है, मैं अगर गाना गाऊंगा एक और मैं रातों रात हिट हो जाऊंगा, सारी दुनिया मुझे पहचानने लग जाएगी, मेरे इतने लाखों सब्सक्राइबर हो जाएंगे, मेरे इतने फॉलोवर्स हो जाएंगे और मैं सेलिब्रिटी हो जाऊंगा, है ना। वो सोचते हैं, बहुत अच्छा सोचते हैं। लेकिन आप किस क्षेत्र में जा रहे हो, आप संस्कृति के क्षेत्र में जा रहे हो, तो आपको संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। बाजूबंद कैसे गाते हैं, छपेली कैसे गाते हैं, न्योली कैसे गाते हैं, क्या होता है मांगल, क्या होता है फोक गीत, लोक गायक किसे कहते हैं। पहले आजकल सब लिख रहे हैं कि मैं लोक गायक अलाना सिंह, लोक गायक फलाना सिंह, तो वो नहीं है। वो आपको अगर इस इंडस्ट्री में आना है तो आपको ना सीखना पड़ेगा, बड़े बारीकियाँ सीखनी पड़ेगी, आपको स्टडी करना पड़ेगा। आप लोकगीत गा रहे हैं तो लोकगीतों के बारे में आपको स्टडी करना पड़ेगा। आप लोक नृत्य कर रहे हैं तो आप लोक नृत्य के बारे में आपको स्टडी करना पड़ेगा। हर चीज़ आप इस संस्कृति, अगर इंडस्ट्री में आना चाहते हो तो इंडस्ट्री के तमाम आपको सलीके सीखने पड़ेंगे, तब जाके आप आए, वरना आपको ना कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो क्या हम ये मान लें, अगर वो किसी के साथ काम कर रहे हैं, कोई निर्देशक उन्हें काम देता है, अपने साथ लेके जाता है, तो पहले एक ऐसा, अब मुझे भी ज़रूरत ऐसी महसूस होती है, आप क्या मानते हैं कि कोई ऐसा ट्रेनिंग सेशन या ऐसा कुछ होना चाहिए कि भाई बोलने से पहले आप लोग कुछ तो सोचें? देखिए, उत्तराखंड में इंडस्ट्री नहीं है तो ट्रेनिंग सेंटर की मैं क्या बात करूँ। लेकिन जहाँ तक बात है डायरेक्टरों की बात है, तो डायरेक्टरों को जो है आजकल क्या हो रहा है, एक फैशन चला हुआ है कि यार ये लड़की टिकटॉक इंस्टाग्राम में जो है इसके बहुत फॉलोअर्स हैं, ये चंडीगढ़ की है, ये शिमला की है, ये हिमाचल प्रदेश की है और उसके ज़्यादा फॉलोअर है, उसको मैं हीरोइन लूँगा तो हमारे गाना आगे चलेगा, वो अपने फॉलोअर्स को शेयर करेगी तो गाना, और खूबसूरत भी दिखती है। लेकिन डायरेक्टर ये नहीं देखता है कि उसके पीछे वास्तव में वो जो आप अभिनेत्री का रोल उसको दे रहे हो क्या निभा पाएगी। खाली सुंदर दिखने से थोड़ी ना होता है, है ना। आपकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, आपके फेस एक्सप्रेशन होने चाहिए, आपको जो परिधान पहना गया उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि ये परिधान कब पहनते हैं, क्यों पहनते हैं, इसकी क्या मर्यादा है। सबसे बड़ी चीज़ होती है मर्यादा। हमारे यहाँ क्या करते हैं, घूंघटी पहनते हैं, जो आपने देखा होगा घूंघटी पहनते हैं, उसको घूंघटी बोलते हैं। वो केवल सुहागन औरत पहनती है। जो वीडियो होते हैं या कुंवारी लड़कियां तो फैशन के तौर पे पहनते हैं, लेकिन वो सुहाग का एक निशानी है, जैसे मांग भरते हैं ना भारतीय नारी, तो वो जो है हमारे यहाँ जो है, जो वो नहीं पहनेगी मतलब या वीडियो है या फिर वो कुंवारी है, और जो वो पहनती है मतलब वो शादीशुदा औरत है। और हमारे इंडस्ट्री में कई लोगों ने उसकी ड्रेस ऐसे बना रखी, उसमें काले धब्बे डाल रखे हैं। देखे आपने, मैंने ये बात मुद्दा पहले भी उठाया था कि इंडस्ट्री के लोगों को
कि अगर आपको ये पहनावा पहनना है, उसकी मर्यादा भी रखनी ज़रूरी है। वो संस्कृति हमारी धरोहर है। तो काले धब्बे का क्या मतलब होता है? सुहाग पे काला धब्बा का मतलब ही नहीं होता ना, वो तो वाइट क्यों बनाया गया उसको? तो ये चीज़ें जो है आर्टिस्टों को पता ही नहीं है। आप उस परिधान को पहन रहे तो आपको पता ही नहीं है, आपको लगा काला धब्बा मारो तो काला धब्बा मारो, आपको लगा कि उसमें जो है ये पीला करो, नीला करो, ऐसा नहीं। कलरफुल जो तो ज़रूर होता है उसमें, आगे लगता है कलरफुल, लेकिन ब्लैक चीज़ नहीं होती उसमें कभी, क्योंकि वो सुहाग है। तो यही छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ। तो अगर इसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो लोक नृत्य के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, तो आप क्या लोक नृत्य करोगे? तो ये नॉलेज आर्टिस्टों को होना चाहिए, और डायरेक्टर को उन्हें आर्टिस्ट को रखना चाहिए जिनको जो इसमें परिपूर्ण है, ना कि उनकी खूबसूरती देखो, ना ही फॉलोअर्स देखो उनके। तो ये बात है थोड़ी। बिल्कुल, बहुत ही मुद्दे की बात। अपनी संस्कृति की जानकारी पहले आपको, ताकि आप अपनी टीम को भी दे सकें और इस तरह की खिलवाड़ ना हो। जैसा कि उन्होंने बताया, हमारे यहाँ की कोई भी ज्वेलरी है या परिधान है वो एज इट इज़ रहे। और जैसा कि आपने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया, खास करके फीमेल सिंगर्स में मीना राणा जी के साथ भी आपने काफ़ी काम किया, तो आपकी फेवरेट सिंगर कौन रही है? फीमेल सिंगर में देखिए, सिंगर तो सभी अच्छे लगते हैं मुझे। और मीना राणा जी के साथ मेरे सारे गाने इसलिए कि मेरा थोड़ा स्केल ऊपर है, और तो मेरे स्केल में आप देखिए अनुराधा निराला जी हैं, बहुत अच्छा वो गाती हैं, क्लासिकल सीखा हुआ है। संगीता ढोंडियाल है, अपने आप में नाम है, ब्रांड है ये लोग। मीना राणा जी, तो ऐसे सारे मुझे कभी कोई सिंगर, मैं कभी किसी सिंगर को ये नहीं बोलता ख़राब गा रहा है या ख़राब गा रही है, लेकिन एक चॉइस होती है कि आपके पास लास्ट चॉइस ही आप मीना राणा से ही गवाना पड़ेगा मुझे। वो उसका कारण ये है कि जो मेरे उतार चढ़ाव होते गाने में, तो और फीमेल सिंगरों के साथ मैंने बहुत प्रैक्टिस करी, लेकिन या तो मुझे अपना स्किल डाउन करना पड़ता है, और अपना स्किल डाउन करो मतलब अपने आप को नीचे रखो फिर दूसरे को ऊपर उठाओ, तो ये थोड़ा सा लगता नहीं अच्छा। तो इसलिए मीना राणा जी का स्केल बहुत ऊपर है, और बहुत मतलब लगभग वो सारे सिंगरों के साथ गा सकती है, तो इसलिए मेरा चयन मीना राणा ही होता है। जैसे कि आप एक एक्टर भी हैं, आपने आस्था चैनल और डीडी भारती के साथ भी काफ़ी शोज़ किए हैं, तो बतौर एक्टिंग आपको कौन अच्छा लगता है उत्तराखंड में, सबसे अच्छा एक्टर या मतलब एक्ट्रेस? एक्टर तो बलदेव राणा की एक्टिंग, जो हमारे बलदेव राणा जी हैं, उनकी एक्टिंग, क्योंकि उनकी एक्टिंग के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ, वो ना उनको कॉमेडी भी, अपने एक रोल को ना कॉमेडियन भी कर देते हैं, विलेन के रूप में भी और हीरो के रूप में भी मैंने उनको देखा है। तो सारे किरदार में उनको मैंने देखा है, तो हर किरदार को बखूबी निभाया उन्होंने। तो इसलिए मुझे लगता है कि उत्तराखंड में अभी तक मेरे नज़र में वो बेस्ट मेरे रहे। और एक्टर्स तो बहुत सारे हैं, सेम ही है, सब एक जैसे ही हैं। मतलब ऐसा मुझे लगा नहीं कि इनके अंदर एक लड़की थी पहले, अभी पता नहीं कहाँ है, रेखा बदाणी नाम, उन्होंने काफ़ी काम किया, स्टेज शो किए, काफ़ी मेरे साथ कई बार हीरोइन का काम किया। हालांकि हमने तो म्यूज़िक एल्बम में म्यूज़िक पे ही काम किया, लेकिन कभी फिल्म में काम नहीं, लेकिन मैंने उनकी कुछ फिल्में देखी हैं। गजब की एक्ट्रेस है वो रेखा बदाणी। अब 1-2 साल से वो इंडस्ट्री में नहीं है, पता नहीं क्यों, क्या कारण है, क्या हो सकता है। वो जॉब भी करती हैं वो, तो वो मुझे अच्छी लगती थी एक्टिंग में। तो अपनी इंडस्ट्री में कोई ऐसा चेहरा है जिसके साथ आपका काम करने का बहुत मन रहा हो? नहीं, एक चेहरा था और मैं कर चुका उनके साथ। अब उनके अलावा मेरे अब कोई दिली ख्वाहिश ही नहीं है। हमारे नेगी जी हैं, बारडोली, एक गाना उनके साथ गाने का मौका मिला, तो वो एक अलग अनुभव था। और एक स्टेज में उन्हीं का गाना था, पैर पैर गौरा तू वाला, तो उन्हीं स्टेज पे एक लाइन नेगी जी गा रहे थे और एक लाइन मैं गा रहा था, एक लाइन वो गा रहे थे, एक लाइन मैं गा रहा था। तो ये एक अपने आप में मतलब मन चाहा एक वरदान या मन चाही चीज़ मिल जाती है। तो वो मेरा, क्योंकि मेरे आदर्श रहे हैं बचपन में, उनके जितने गीत है बचपन से सुनते आया मैं। उनके गीतों में बांसुरी बजाया करता था जब गायकों के साथ होते थे, कहीं पे भी धार में उनके गीतों को मैं उनके अलावा किसी के गीत नहीं गुनगुनाता था, या फिर नुसरत फ़तेह अली जा के गाने गाता था। लेकिन जब वो आदर्श होते हुए जब इस इंडस्ट्री में आया, तो सबसे पहले तो यही होना चाहिए ना कि यार मैं उनको जानता हूँ, तो काश एक बार उनके साथ काम करने का मौका मिले, उनके साथ स्टेज करने का मौका मिले। तो वो स्टेज भी मिला और गाने का भी मिला। और सबसे बड़ी बात, इस इंडस्ट्री में सबसे पहले फ़ोन उन्हीं का आया, नेगी जी का। मतलब मैं ओरे सांगली पहली एल्बम बनाने के बाद 2 साल तक गैप रहा। गैप मतलब कैसे बनाऊँ, जितना पैसा था लगा दिया, वो तो टीचर ने दिया था मुझे, है ना।
अब क्या करें, ना शो हो रहे हैं ना कुछ। बहुत तो नेगी जी का ही फ़ोन आया कि किशन की मैंने आप लोग का वो वीडियो देखा, बहुत अच्छा तुम गा रहे हो, और हमने एक कंपनी खोली है हिमालयन फिल्म्स, आप वहाँ जाओ, वहाँ लकड़े जी मिलेंगे, उनसे बात करो और काम करो। तो घुघुती तक कंटिन्यू मैं वहीं काम करता रहा। फिर हालांकि उसके बाद मुझे बहुत ऑफ़र आने लगे और कंपनी से, लेकिन मैं गया नहीं, मैं हिमालयन में अड़ा रहा। और जब हिमालयन कंपनी बंद हुई, मतलब उन्होंने बंद कर दिया, जब सीडी का दौर ख़त्म हो गया था तो कंपनियां बंद हो गई थी। बस उसके बाद मैंने फिर अपने चैनल में और वो फ्योलड़िया से लॉन्च स्टार्टिंग करी, वो अपने चैनल से था वहाँ से। तो एक सवाल आपसे और, जैसा कि आपका बचपन का नाम रमेश था, तो ये रमेश से किशन तक की कहानी कैसे शुरू हुई? आपको सब मालूम है। अभी भी घर में गांव में रमेश ही बोलते हैं मुझे, और अब तो सब लोग गांव में तकरीबन किशन किशन ही बोलते हैं। जो आजकल की जनरेशन है वो सारे किशन अंकल, किशन भैया, ये इस तरीके के। लेकिन माँ मुझे आज भी रमेश बुलाती है, या मेरी बहन भी मुझे रमेश ही बोलती है। और यहाँ तक छोटा भाई पहले रमेश बोलता था, अब किशन बोलने लग गया। लेकिन अब एक घर का नाम होता है। और किशन क्या हुआ कि कॉलेज में गए तो कॉलेज में सब किशन 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 किशन, स्पोर्ट्स में रहे किशन किशन, यूपी लेवल पे रहे हम लोग, स्टेट लेवल पे। उस समय यूपी हुआ करता था, स्टेट लेवल के हम लोग गेम्स खेलते थे लखनऊ में। किशन 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 महिपाल, किशन महिपाल, वहीं से महिपाल शुरू हो गया। कहीं रामलीला में गा रहे किशन महिपाल, किशन महिपाल, कौन था, एक किशन महिपाल था। तो ऐसे 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 किशन महिपाल शुरू होने लगा। क्योंकि कॉलेज फिर इलेक्शन लड़े, कौन है किशन महिपाल, फिर महासचिव भी बना मैं कॉलेज का ABVP से। तो वहाँ भी किशन महिपाल, इंडस्ट्री में है किशन महिपाल। तो रमेश तो गायब ही हो गया। ये था। लेकिन आज भी इन किशन के अंदर कहीं ना कहीं वो रमेश बसता है। और आप एक अच्छे गायक तो हैं ही, आप गीतकार भी हैं, आप कंपोज़र भी हैं, आप राइटर भी हैं। और आप, जैसा कि इनका नाम है किशन, गायों के बीच में आपने जो है अपनी बांसुरी बजाई है। तो आजकल के युवाओं के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो बहुत आसानी से चीज़ों को हासिल करना चाहते हैं? हाँ, सब्र रखना सीखिए। जो नए बच्चे हैं, सब्र का फल मीठा होता है। और जो भी काम करो ईमानदारी से करो। आप गाना गा रहे हो तो ईमानदारी से गाओ, आप डांस कर रहे हो तो ईमानदारी से डांस करो। मतलब ईमानदारी का मतलब ये है कि आप अपने काम के प्रति ईमानदारी रखो। आप किसी को बेवकूफ़ मत बनाओ अपने काम, आप पैसे के लिए किसी को बेवकूफ़ मत बनाओ। आप एडिट करते हैं, आप कैमरा चलाते हैं, आप कुछ भी करते हैं, आप लिखते हैं तो बेईमानी से मत लिखो। उसमें भी ईमानदारी रखो कि यार मैं जिसके लिए लिखना हूँ उसके लिए मैं अच्छा दूँ। जिस दिन ईमानदारी से काम करना शुरू करोगे तो बहुत ऊपर जाओगे। बहुत ही अच्छा संदेश, ईमानदारी बनाए रखिए। तो उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए किशन सिंह महिपाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।